आप देख रहे हैं सियासी तर्कस। मैं रुद्र अवस्थी। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और अब एक ही सवाल बाकी है कि देश में 2024 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी और किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी। इस दिलचस्प सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और चुनाव के जानकार सुदीप श्रीवास्तव। नमस्कार सुदीप जी, हम इस बातचीत में इसी सवाल को बूझने की कोशिश करेंगे कि देश के जो पूरे रीजन हैं, अलग अलग रीजन में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या अनुमान है। क्योंकि अब चुनाव के जो गिनती होगी बहुत जल्दी नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो मेरे पास इसके लिए बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, एक ही सवाल है, वही एक ही जिज्ञासा है। और आप अपनी सुविधा के अनुसार देश के किसी भी रीजन से शुरुआत करके ये हमारे सामने ये डिटेल अगर रख सकें कि किस रीजन में कितनी सीटें किस पार्टी को मिल रही हैं। धन्यवाद रुद्र जी, मुझे इस बातचीत के लिए बुलाने के लिए। और मैं अपनी बात शुरुआत ही यहाँ से करूँगा कि 2014 और 19 के जो नतीजे हैं उनको देखते हुए एक बात बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए या नरेंद्र मोदी पश्चिम और उत्तर भारत में बहुत स्ट्रांग है। पश्चिम और उत्तर भारत मतलब आप देखिए राजस्थान, गुजरात जैसे राज्य, ये 100% सीटें वो जीतते हैं। उत्तर प्रदेश की लगभग सारी सीटें, दिल्ली, महाराष्ट्र में भी बहुत हद तक शिवसेना के साथ मिलके। लेकिन देश का ही दो इलाके ऐसे हैं जो दक्षिण और पूर्व हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का वो जलवा नहीं है जो बाकी इलाकों में है। तो अगर हम नतीजों को बूझना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि 2 महीने के लंबे चुनाव को देखने के बाद जनता और कुछ सुनना भी नहीं चाहती हम लोगों से। अब 75 दिन करीब जैसे शुरुआत हुई है। अगर हम इस समय लोगों को चुनाव के मुद्दे बताने लगे तो सब जनता को मुद्दे पता है। एक बातचीत में एक बड़ी दिलचस्प बात आई थी कि जो पहले चरण में लोगों ने वोट डाले हैं उसकी स्याही भी मिट चुकी है। तो अब वो लोगों को दिलचस्पी इसी केवल इस पे है कि किसको कितनी सीटें आएंगी और वो उस परिणाम का संभावित कारण क्या है। तो हम दक्षिण से शुरू करते हैं। दक्षिण में मैं आपको बताऊं 5 बड़े राज्य हैं। केरल 20 सीट, तमिलनाडु 39, कर्नाटक 28, आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17। इसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पौंडीचेरी, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो ये तीनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये तो वैसे भी बीजेपी के साथ नहीं गए थे कभी, और अभी भी बहुत उम्मीद नहीं है। जो 5 बड़े राज्य हैं उनमें बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कर्नाटक में है, हमेशा रही। और पिछले चुनाव में कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी स्वयं 25 और सुमलता जो अम्बरीश की वाइफ है वो मांड्या से जीती थी, उनके सिंबल पे सहयोगी के रूप में। तो 28 में से 26 मतलब ऑलमोस्ट 95% रिजल्ट था। 4 सीटें तेलंगाना में जीते थे, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में और केरल में उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, कर्नाटक की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में इस बीच में कांग्रेस की सरकार आ गई है और अच्छे बहुमत से आई है। उस समय ये कहा गया कि भाई सीनियर लोगों को टिकट नहीं दिए गए, येदियुरप्पा जो लिंगायत के बड़े नेता है वो नाराज थे, इसलिए सरकार गई। उसके कोर्स करेक्शन में बीजेपी ने येदियुरप्पा के लड़के BY राघवेंद्र को न केवल टिकट दिया है बल्कि स्टेट बीजेपी का हेड भी बनाया है, चीफ भी बनाया है। लेकिन संतुष्ट नहीं है लोग। ईश्वरप्पा जो दूसरे बड़े नेता हैं लिंगायत के, वो आज की डेट में बागी लड़ रहे हैं। जनता दल कुमारस्वामी और देवगौड़ा से बीजेपी ने अलायंस किया ये सोच के कि वो कलिगा और लिंगायत एक साथ वोट करेंगे। तो इसका एक रिपरकशन ये भी है कि अब
जो जनता दल सेक्युलर को मुस्लिम वोट मिलता था मैसूर के बेल्ट पे, जो दक्षिण कर्नाटक है उसमें, अब वो मुस्लिम वोट बीजेपी से अलायंस करने के कारण जनता दल सेक्युलर को मिलेगा, इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो अब एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट कर्नाटक में दिखाई दे रहा है। कितना भी आप अच्छा परफॉर्मेंस, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और उनका अपना असर है कर्नाटक में, लेकिन 26 या 25 को बरकरार रखना नामुमकिन है। कम से कम 10 सीट मैं हारते देख रहा हूँ कर्नाटक में। नुकसान है बीजेपी को। 13 से 14 सीटें मैं उम्मीद करता हूँ कि बीजेपी 13 से 14 सीट आएगी, मतलब 26 से आधी हो सकती है। केरल में कोई बहुत उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु में प्रोजेक्ट अन्नामलाई के नाम से इन्होंने बहुत प्रयास किया। एक आईपीएस ऑफिसर नौकरी छोड़ के पार्टी में आया और बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया। कोयम्बटूर में मेरे कुछ फ्रेंड हैं, मैंने उनसे फ़ोन चुनाव के दौरान 2-3 बार बात की। मैंने कहा कि उसकी सभाओं में भीड़ तो ठीक है, बोले नहीं, आप उसके बाद भी मत मानिए कि अन्नामलाई कोई चमत्कार करने वाले हैं, वो शायद खुद भी चुनाव ना जीते। क्या है कि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स जो है वो अभी भी द्रविडियन पॉलिटिक्स है, और जो सनातन की कंट्रोवर्सी से नॉर्थ में बीजेपी को फायदा होता है, उसका नुकसान भी उसको साउथ में होता है। तो जितना आप एग्रेसिव ब्राह्मणिकल पॉलिटिक्स करेंगे, आज भी बने चुनाव के खत्म होने के बाद वहाँ पर ध्यान लगाया जा रहा है, पूरा ब्राह्मणिकल मनुवादी संस्कृति के परिवेश में सारा चीज़ मोदी जी कर रहे हैं। तो ये तमिलनाडु को फिर जीतने के लिए बीजेपी को और मेहनत की ज़रूरत है। अभी इस समय कुछ होता दिखता नहीं। एडीएमके के साथ उनका अलायंस था, वो अलायंस भी इसलिए टूटा, एडीएमके को लगा कि अगर हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो पूरे के पूरे द्रविडियन वोट डीएमके को चले जाएंगे। तो बीजेपी एडीएमके को अलग रख के स्ट्रेटेजिकली लड़ रही है कि एडीएमके द्रविड़ वोट काटे और हम उस बीच में जीते, चुनाव के बाद एडीएमके हमको सपोर्ट करे। बहुत कुछ होता दिखता नहीं। 1-2 सीट कहीं आ जाएगी आइलैंड के रूप में तो आ सकती है, तो आप बहुत उम्मीद मत करिए। आप आंध्र प्रदेश आइए, ये एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को या एनडीए को उम्मीद है। चंद्रबाबू नायडू, यहाँ चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण जनसेना, ये लोगों ने बीजेपी से अलायंस किया हुआ है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी है जगन की, वाईएसआर की। फिर उनकी बहन वाईएस शर्मिला कांग्रेस की स्टेट प्रेसिडेंट बन गई है। अगर वाईएस शर्मिला ने उनको नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो भी रेड्डीज की जो लॉबी है, वो ये भी बात आने लगी है कि रेवंत रेड्डी आंध्रा में सीएम, तेलंगाना में सीएम बन गए हैं। अगर दूसरे तेलुगु स्टेट में भी रेड्डी ही सीएम होगा तो रेड्डीज का डोमिनेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। चुनाव कई बार बहुत सिंपल तरीके से डिसाइड हो जाता है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू जो एकदम नीचे जाते दिख रहे थे, अचानक ठीक दिख रहे हैं। और 6 सीट बीजेपी लड़ रही है, वहाँ 13-14 सीट लड़ रहे हैं, 17 सीट लड़ रहे हैं ये तेलुगु देशम, और 2 सीट शायद पवन कल्याण। तो वो उस स्थिति में मैं मानता हूं कि उस राज्य में बीजेपी को और एनडीए को, मतलब बीजेपी को 3-4 और तेलुगु देशम को 12-13 सीट 2019 के मुकाबले गेन हो गई है। तो जो आंध्र में नुकसान हो रहा है वो कवर अप होगा यहाँ। तेलंगाना में बहुत उम्मीद आप फिर मत करिए, क्योंकि वहाँ अब कांग्रेस की सरकार है। टीआरएस कांग्रेस के बीच में बीजेपी के अपना जो पॉकेट है, 4 सीट वो जीते थे, उसमें एक सिकंदराबाद है, करीमनगर है, नॉर्थ तेलंगाना की सीटें, वो उतना बचा लें बहुत है। कुल मिला के दक्षिण भारत के जो 32-33 सीट वो जीते थे बीजेपी, टैली तो वही रहेगी लेकिन बीजेपी घट जाएगी। बीजेपी 20 के आसपास आएगी 132 पे, और एनडीए की सीट जो एक थी सुमलता की, वो बढ़ के 12-13 हो जाएगी। तो ये फिगर मुझे दिखाई देता है दक्षिण भारत का।
तो दक्षिण भारत से आप ये मानिए कि 400 पार का कुछ ऐड नहीं हो रहा है। एनडीए की सीटें लगभग उतनी की उतनी है। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है जो कमजोर माना जाता है बीजेपी का, वो है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट को कमजोर नहीं मानना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में तो असम वो जीत चुके, बाकी छोटे राज्यों में उनको, लेकिन वो उसी में हम काउंट करते हैं। उनके सहयोगी दल भी जीत के कुल मिला के ये 102 सीटें हैं। 102 सीटें हैं। 21 सीट उड़ीसा, जहां पिछली बार 8 सीट जीती थी बीजेपी, बीजेडी 12, 1 कांग्रेस। इस बार पूरा प्रयास बीजेपी ने किया कि बीजेडी से अलायंस हो जाए। ये क्या दिखाता है? ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बीजेपी अकेले लड़ने में कंफर्टेबल नहीं थी। हालांकि वो उनके परिवार से बैजत जय पंडा को ले आए हैं अपनी पार्टी में, केंद्रपाड़ा से लड़ रहे हैं। संबित पात्रा बहुत ज़्यादा फोकस पाए हुए हैं, लेकिन अभी आपने देखा कि फिर उन्होंने बड़बोलापन किया भगवान जगन्नाथ को लेके। तो उड़ीसा में वो कंफर्टेबल इस बार भी नहीं थे। पूरे प्रयास के बाद भी अलायंस नहीं हुआ। तो शुरू में तो ऐसा दिखाया बीजेपी ने और मोदी जी ने भी कि वो नवीन पटनायक पे अटैक नहीं कर रहे थे, लेकिन चुनाव के आखिरी आते आते तक वो सारी चीज़ें टूट गई और एक दूसरे पे फिर खुल के वार हुए। कुछ सीट लोकसभा में बढ़ सकती है, मेरा मानना है, लेकिन स्टेट शायद अभी भी नवीन पटनायक या बीजेडी बचा ले जाए। वहां दोनों चुनाव साथ में हो रहे हैं, विधानसभा और लोकसभा। पिछले बार बीजेपी 141 में 47 विधानसभा जीती थी, तो उसका टारगेट 70 सीट जीतने का है, जो मुझे इस बार होता नहीं दिखता। विधानसभा में के बजाय लोकसभा में वो 10-11 सीट आ सकती है, 8 के बजाय सीट 2-3 सीट बढ़ जाए और बीजेडी की सीट घट जाए लोकसभा में, ये हो सकता है। झारखंड जो 14 है वो इंटरेस्टिंग हो गया है। इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया कि झारखंड को विधानसभा में ये हारे, वो मूल कारण था कि एक ऐसा राज्य जो पूरी तरह ट्राइबल मूवमेंट के कारण बना। छत्तीसगढ़ राज्य जरूर बना, लेकिन उसके लिए वैसा मूवमेंट नहीं था। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह ट्राइबल मूवमेंट था। वो लंबा आंदोलन भी चला, लंबा चला। शिबू सोरेन से लेके स्टीफन मरांडी, करिया मुंडा, बीजेपी में हो चाहे सब जगह बहुत बड़े बड़े आदिवासी नेता वहां से निकले। विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में भी उनके प्रतिनिधि चुन के जाते। करिया मुंडा लोकसभा में डिप्टी स्पीकर तक रहे, कई बार जीते। तो ये झारखंड में बीजेपी ने जो सरकार बनाई पिछले बार हेमंत सोरेन के पहले, तो एक गैर आदिवासी रघुवर दास को सीएम बनाया, वो ओबीसी है। और उनके बाद ये धारणा वहां बहुत तेजी से फैली कि एंटी ट्राइबल है बीजेपी, और वो चुनाव वो हारे। आज जो आप द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति और विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का सीएम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस झारखंड चुनाव हारने के बाद ये सीख ली है। तो आज की डेट में रघुवर दास है नहीं, बाबूलाल मरांडी जो खांटी ट्राइबल है, जो 1932 का खातियान कि जो 1932 में डोमिसाइल था वो माना जाएगा, वो लेके जो आए थे पहले मुख्यमंत्री, वो फिर नेता है। हेमंत सोरेन जेल में है, उसकी भी एक अपनी वो है कि उसकी सहानुभूति उनको मिलनी चाहिए। तो अभी झारखंड में पिछले बार 14 में से 9 सीटें थी बीजेपी की। मुझे नहीं लग रहा है कि वहां बढ़ेगा। 8 सीट बल्कि एक आध घटने की संभावना है, क्योंकि 9 सीट बहुत है वहां पर जो, हाँ, क्योंकि वो झारखंड भी 3 हिस्से में बटा है। छत्तीसगढ़ से सटा हिस्सा वो अलग बिहेव करता है, जमशेदपुर टाटानगर का औद्योगिक इलाका अलग रिएक्ट करता है, और जो राजमहल का इलाका है गोड्डा, दुमका, देवघर, बाबाधाम, वो अलग रिएक्ट करता है। तो वहाँ भी लगभग वही स्थिति रहने वाली है। 8-9 सीट अधिकतम, 8 सीट में मानता हूँ। जेएमएम की सीट, अगर जेएमएम सीएम जेल में नहीं होते और बाहर इफेक्टिवली कैंपेन कर पाते, तो शायद और सीटें जेएमएम की बढ़ती हैं। अभी भी बढ़ सकती है, बशर्ते सहानुभूति मिलेगी। इसके बाद जो सबसे
इंटरेस्टिंग है जो चुनाव, माने जिसमें पूरे देश की निगाहें हैं, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल 42 सीट्स है, बहुत बड़ा राज्य है, और तीसरे नंबर का सीटों के मामले में। उत्तर प्रदेश 80, महाराष्ट्र 48, फिर पश्चिम बंगाल 42 में। पिछले बार बीजेपी 18 सीट जब पाई 2019 में, तो लोगों ने ये मान लिया कि 2021 का विधानसभा चुनाव अब या तो नेक टू नेक होगा या बीजेपी जीतेगी। लेकिन 294 के विधानसभा के चुनाव में ये सही है कि शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी नंदीग्राम में बहुत कम मार्जिन से हार गई, लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता कहिए, या जो वो माटी मानुष वो बोलती हैं वो कहिए, या ममता दीदी का अपना असर कहिए, बहुत आसानी से बीजेपी को हराया। और बीजेपी जो 130-140 सीट की कल्पना कर रही थी, और बहुत सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कितना आएंगे, ये 77 सीट पे सिमट गई। बंगाल की डेमोग्राफी में सबसे बड़ी बात है कि 29% मुस्लिम है, ये तो सबको दिखाई देता है, लेकिन दो और बड़े वर्ग हैं वहां। एक है 21% दलित। उसका झुकाव रुझान किसकी तरफ? विधानसभा में वो पूरा का पूरा वोट, दलित जो वोट है, मटुआ कहिए और बाकी सारा कहिए, वो पूरा वोट टीएमसी को गया। अब बीजेपी फिर कोशिश कर रही है कि लोकसभा में जो वोट हमको मिला था वो हमको वापस आए। दूसरा, वो वहां के ओबीसी को कंसोलिडेट करना चाह रही है। जो अभी आपने देखा होगा, जो गुजरात खुद रंगरेज को, जुलाहे को, कसाई को ओबीसी में मुस्लिम को आरक्षण देता है और खुद मोदी जी के समय से देता आया है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी और सभी राज्यों में ओबीसी की कई जातियों में मुस्लिमों को आरक्षण मिला है। उन्होंने वहां पर मुद्दा बनाया, और ये मैं कई बार सोचता हूं कि टेक्नोलॉजी से, डिजिटल से, सोशल मीडिया से देश जुड़ रहा है। देश क्या, पूरी दुनिया एक हो रही है। हाँ, इंफॉर्मेशन ग्लोबल विलेज तो इंफॉर्मेशन के रूप में। लेकिन आप सोचिए, उसके बाद भी 2024 में पश्चिम बंगाल में यह मुद्दा बन जाता है कि भाई ओबीसी का आरक्षण छीड़ के मुस्लिमों को दिया जा रहा है, और मुद्दा बनाने वाली वो पार्टी और वो नेता जो खुद गुजरात में दे रहा है। तो ये कई बार लगता है कि क्या हमारे जो बने, एक बार आप भी शायद कह रहे थे कि आजकल सोशल मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या जनरल मीडिया में लोग सच नहीं ढूंढ रहे हैं, अपनी पसंद को सुनना या देखना चाहते हैं। हाँ, ठीक। ये जो बात है शायद वही है कि इतनी साफ बात कि गुजरात में अगर रंगरेज को, जुलाहे को आरक्षण है, कसाई को है, भिश्ती को है, वही तो मत यहां पे है बंगाल में। लेकिन बंगाल में इशू बना। खैर, ये अलग है। इसके अलावा ये बात है कि प्रधानमंत्री के लिए जब चुनाव हो रहा है तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री की कैंडिडेट नहीं है। इसका फायदा बीजेपी, और अगर कैंडिडेट हैं भी तो उस लेवल पे नहीं है। उनका थोड़ा बहुत जो कैंडिडेचर का कद हो सकता था, उसको अधीर रंजन चौधरी हर तीसरे दिन डैमेज करते थे। मतलब कांग्रेस की एक बड़ी लॉबी ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी, ये क्लियर था। तो इस स्थिति में मैं मानता हूं कि बंगाल में बीजेपी की सीटें बढ़ सकती है। 30 तक वो सोच रहे हैं, मैं 30 तक उतना एंथुजियास्टिक नहीं हूं उनके बारे में, लेकिन 24-25 सीटें वो बंगाल में 18 से आ सकती हैं बढ़ के। और अगला जो चुनाव होगा वो वाकई में एक सही चैलेंज होगा ममता बनर्जी के लिए विधानसभा का। अभी ये लगता है कि 24-25 सीटें शायद टीएमसी की आए। वहां भी वही चीज दोहराई जाएगी कि स्टेट जो असेंबली इलेक्शन में जो लोगों की सोच रहती है और लोकसभा इलेक्शन वहां मुख्यमंत्री चुन रहे हैं। हाँ, वही तो मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी नहीं है, लेकिन ममता प्रधानमंत्री नहीं है। वही कह रहा हूं। ये भी एक बात, इसका असर होगा कि वो बीजेपी
को इसको फायदा मिल सकता। और दूसरा ये भी है कि जो लगातार हिंदू मुसलमान हो रहा है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रहा है, और उसका असर होता जाएगा। 1905 में इसी बंगाल ने जब धर्म के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने विभाजन किया था तो विरोध किया था। फिर उसी बंगाल को हमने पूर्वी पाकिस्तान बनते देखा, जो आज बांग्लादेश हो गया है, और अब हम उस बांग्लादेश हमने बनवाया, और अब उन्हीं बांग्लादेशियों को हम घुसपैठिया कह रहे हैं। तो ये देश 100 साल 120 साल में कहां पहुंच गया है, तो वो असर भी दिखेगा। इसलिए कुल मिला के नतीजे के हिसाब से बात करें तो 25 सीट के आसपास बीजेपी को, इस पर बीजेपी को यहाँ पर बढ़त की उम्मीद दिखाई दे रही है। अब इसके बाद जो अगला बड़ा राज्य है ईस्ट का, वो आसाम है। आसाम में 2-3 चीजें हुई हैं। आसाम में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर आया है, जबकि आसाम अहोम है। अहोम को ना बना के ट्राइबल बनाया गया था। दूसरी चीज, वहां एक डीलिमिटेशन हुआ है पूरा। तो जो डीलिमिटेशन हुआ है वो जाहिर बात है जो पार्टी सरकार में है उसने अपने हिसाब से कराया है। तो जो क्लियर कट मुस्लिम बहुल सीटें थी बांग्लादेश से सटी हुई, बारपेटा वगैरह इधर की, उनमें भी असर हुआ है। पिछले बार 9 सीट जीती थी असम में बीजेपी। मैं सोचता हूं कि 10 सीट फिर से जीत सकती है, कोई बहुत समस्या उसको नहीं जाने वाली है। कांग्रेस वहाँ पर बहुत मजबूत नहीं है आज की डेट में। गौरव गोगोई अभी उतने बड़े नेता नहीं बन पाए हैं, और मुझे लगता है कि अगले चुनाव तक उनको वेट करना होगा। जो 11 सीटें हैं 7 राज्यों की, उसमें अरुणाचल बीजेपी के पास थी, त्रिपुरा की दोनों सीट बीजेपी के पास थी, आज भी वहाँ सरकार है, और मणिपुर में 1 सीट उनके पास थी, और बाकी 6 सीटें सहयोगी दल के हिसाब से। नॉर्थ ईस्ट का तो कल्चर है, सेंटर में जिसकी सरकार बनती है लोग उसके साथ जाते हैं। तो वो 5 सीट बीजेपी की जो नॉर्थ ईस्ट में थी, ये 7 सिस्टर स्टेट में, वो शायद 4-5 वो बचा ले, एक आध कहीं हार जाएंगे, बाकी बचा सकते हैं। अरुणाचल त्रिपुरा की सीटें बचा सकते हैं, मणिपुर शायद हार जाए, और या फिर मणिपुर में जो उन्होंने राजनीति की है मैतेई और कुकी, उसका उनके फेवर। तो कुल मिला के जो उत्तर पूर्व है, जो 102 सीटें हैं, पूरा पूर्व और उत्तर पूर्व, 21 उड़ीसा, 42 बंगाल, 14 झारखंड, 14 आसाम और 11 बाकी स्टेट, ये 102 सीटें हैं। इसमें 102 में 51 बीजेपी के पास थी 2019 में। हाँ, 11 झारखंड में, 8 यहाँ उड़ीसा में, 18 वेस्ट बंगाल में, और 9 असम में, और 5 वहाँ। तो ये इतनी सीटें उनके पास थी। तो आज की स्थिति में मैं सोचता हूँ कि थोड़ा गेन होगा, 6-7 सीट, 51 की जगह 57-58 सीट बीजेपी इधर बढ़ोतरी बढ़ेगी। लेकिन वैसी बढ़ोतरी नहीं है जो कोई बहुत मेजर बढ़ोतरी हो। जैसा आप साउथ में कह रहे थे कि 400 पार का सिग्नल नहीं है, वैसा ही सिग्नल यहां भी नहीं है, क्योंकि पश्चिम और उत्तर में तो आप ऑलरेडी पीक हो। तो अब चर्चा ये शुरू होनी चाहिए हमारे डिस्कशन में, तो क्या बीजेपी 300 की टैली मेंटेन कर पाएगी? नहीं अभी तो, और क्या एनडीए 350 जो पाया था वो टैली मेंटेन होगी? बीजेपी की 303 थी, एनडीए मिला के 353 था। नहीं तो हमने तो अभी साउथ और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात, 132 और 102, क्योंकि 234 सीटें हमने देख ली। अब इसके बाद जो प्रमुख वो तो क्षेत्र बचा हुआ है जो बीजेपी का है। बिल्कुल ठीक। पहला राज्य अपन लेते हैं बिहार। बिहार 40 में से 39 जीते थे, चमत्कारिक रिजल्ट जिसको कहते हैं। 17 बीजेपी ने लड़ाई, 17 के 17 जीते। जेडीयू ने 17 लड़ाए, 16 जीते। लोजपा ने, पासवान की पार्टी ने 6 लड़ाए, 6 के 6 जीते। केवल 1 सीट कांग्रेस की आई थी, बाकी पूरा साफ। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में किसी तरह भाजपा जेडीयू ने सरकार बचाई। नीतीश कुमार
उनके तरफ से थे, फिर इधर आ गए, सीएम बने, फिर वापस चले गए, ये सारा ड्रामा हुआ। तो एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार की छवि पहले से गिर गई है। नीतीश कुमार को क्यों इन्होंने दोबारा 16-17 सीटें दी हैं, ये समझ से परे है। क्या मजबूरी थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन 16-17 सीटें उनको दी हैं। और आज चर्चा यही है कि जदयू की जो अधिकतर सीटें हैं वो खतरे में हैं। बीजेपी की जैसे 17 सीट लड़ रही है, तो अभी हो सकता है बीजेपी अभी भी 10-12 सीट कंफर्टेबल हो, लेकिन जदयू की सीटें खतरे में हैं। और उसके अलावा जो बाकी सहयोगी दल हैं उनका, तेजस्वी पहले से मजबूत होकर उभरे हैं। जो बेस लालू का डगमगाया था, लालू 90 से 2005 तक राज किए, तब जो दलित था वो यादव और मुस्लिम MY के अलावा दलित उनके साथ था। लेकिन लगातार जैसे जैसे माले का जन्म हुआ और रणवीर सेना उनके खिलाफ में माले बढ़ती गई, और उनको लालू यादव ने बहुत सपोर्ट नहीं किया, तो दलित आरजेडी से टूट गया था। इस विधानसभा चुनाव में माले के साथ अलायंस था, और माले की 19 में से 14 या 15 सीटें माले जीती है। और जिस एरिया में माले से अलायंस था, साउथ बिहार में औरंगाबाद, सासाराम, ये जो पूरी पट्टी है, इस पट्टी में आरजेडी भी जीती। दोनों ने एक दूसरे को वोट ट्रांसफर किया विधानसभा में। तो अगर माले के अभी भी माले अलायंस में है, और इस बार एक एडिशनल मामला है संविधान का दलित के लिए, जो अम्बेडकर से कारण अपने आप को बहुत अफेक्ट मानता है, तो कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी एनडीए करे, 39 तो नहीं आएगी। 24-25 सीट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है वहां पर, 20 भी हो सकता है। लेकिन अगर अपन 25 पे स्टिक करते हैं तो 14 सीट का एनडीए को नुकसान है। वो नुकसान में से 5-6 सीट का नुकसान कम से कम बीजेपी को भी होगा। बीजेपी के 17 में शायद 11 जीते हैं, 12 जीते हैं, तो वो नुकसान होगा। तो पहला ही राज्य जो वहां पर 100% परफॉर्मेंस था, वहां हमने नुकसान देखा। अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 80 सीट, कागज पे आप रखेंगे कि सपा बसपा का अलायंस टूट गया है, तो पंडितों ने कहा कि बीजेपी तो अब यूपी में स्वीप करने वाली है। लेकिन वो ये भूल गए कि 2022 का विधानसभा योगी के लिए जनादेश था, उससे बीजेपी की स्थिति मत मानिए। उनके जो 5 साल हुए थे, और हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनके जो 5 साल हुए थे उनकी सरकार के, हाँ, उस पर जनादेश था। उस पर जनादेश था, और विशेष रूप से लॉ एंड ऑर्डर पर जनादेश था। जो मोदी सरकार को जो जनादेश उन्होंने 2019 में दिया था, सपा बसपा के अलायंस के बाद भी 64 सीटें, 62 खुद और 2 अनुप्रिया पटेल, वो 64 सीटें आज कागज में तो लगता है कि क्लियर स्वीप होगा, लेकिन जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो ग्राउंड पे बसपा गायब है, और पूरा अपोजिशन अखिलेश और राहुल गांधी के पीछे खड़ा है, और दोनों ने बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया है। तो वोट भी ट्रांसफर होंगे ये लगता है। ये इसमें तो ट्रांसफर होगा ही। देखिए, दलित को सपा को वोट देने में हिचकिचाहट है, तो जो छोटी ओबीसी जातियां हैं यूपी में, आप देखिए 19 से 20% मुस्लिम है, 20% के आसपास दलित है, जिसमें 13% जाटव है, 7% नॉन जाटव दलित है, जिसमें पासी है, जिसमें वाल्मीकि है, और बहुत सी जातियां हैं। ये बसपा के पैकेट रहे हैं, जाटव बसपा का पैकेट है। लेकिन जो बाकी छोटी जातियां, उसको बीजेपी लगातार सेंध मार रही है। छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी थे PL पूनिया, वो पासी है, उसको इसलिए रखा था बसपा में एक समय। अब वो जातियां ज्यादा बीजेपी की तरफ चली गई हैं, छोटी।
और अपर कास्ट में 11% लगभग ब्राह्मण है, 8% लगभग राजपूत है, 2% के लगभग कायस्थ बनिया काय ये सब है। तो जो बीजेपी को जो अलायंस है या बीजेपी का जो नेचुरल अम्ब्रेला है वो केवल यादव, मुसलमान और जाटव, ये 3 को छोड़ के बाकी सब हमारे साथ खुल के वो ये राजनीति करते हैं यूपी में। तो 20% मुस्लिम, 13% जाटव 33 और 9% के लगभग यादव 42। तो 58% के अम्ब्रेला में बीजेपी पिछले 3-4 चुनाव से विधानसभा लोकसभा मिला के 38 से 42% वोट पा रही है। और वहां पर 40% से ऊपर वोट पाने में, क्योंकि ट्रायंगुलर होता है, बसपा कहीं ना कहीं 15-13% वोट पाती है, वो बीजेपी जीत जाती है। इस बार बसपा खेल से गायब है। बसपा का वोट कहां जा रहा है ये खोजना है, यही समीकरण है। कांग्रेस को वोट देने में बसपा के वोटर को आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल वोटर कांग्रेस का था। इनफैक्ट कांग्रेस और बसपा का सामाजिक समीकरण सेम है, मुस्लिम, ब्राह्मण और दलित। इसी समीकरण पे मायावती 2007 में सीएम बनी। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मतलब एक ऐसी 2007 की जो सरकार थी वो ऐसी कांग्रेस सरकार थी जिसका कि मुख्यमंत्री दलित था। वैसे कांग्रेस की सरकारों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते थे। और कांग्रेस गिरी, कांग्रेस यूपी में नीचे जाना कब शुरू हुई? जब उसने ब्राह्मण को हटा के राजपूत को सीएम बनाना शुरू किया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीर बहादुर सिंह, ब्राह्मण छटक के बीजेपी की तरफ गया। राजपूत वहां कब हमेशा से बदलते रहे हैं पार्टी। इस चुनाव में जो है दलित वोट जो है, अगर बसपा को छोड़ के सपा को पड़ गया संविधान के नाम पर, तब तो यूपी में तबाही हो जाएगी बीजेपी की। और अगर नहीं जाता है तब भी ये तो मानिए कि बीजेपी अपना 64 का 62+2 का परफॉर्मेंस रिपीट करने में हाँप जाएगी। मैं उसे 55-58 सीट दे रहा हूं, 60 से नीचे। इसका कारण यह भी है कि राजपूतों के भी वर्ग में, नॉर्थ इंडिया में खासकर, बीजेपी से नाराजगी आई है। और लगातार इस चर्चा से कि आदित्यनाथ जो राजपूत हैं उनको हटा के कमजोर आदमी को सीएम बनाया जाएगा, या जो मोदी को चैलेंज ना कर सके, ऐसा इस चर्चा से भी नुकसान हुआ है। लेकिन कांग्रेस और सपा का गठबंधन 2019 में भी था, वहां पर 17 में था, 19 में नहीं था। अच्छा, 19 में बसपा और सपा का गठबंधन। अच्छा, बसपा सपा का गठबंधन था। हाँ। अभी जो गठबंधन है, क्या ये जो नरेंद्र मोदी का चेहरा और योगी का चेहरा है, उसके विकल्प के रूप में ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लोग देख सकते हैं? नहीं, वो नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में अभी भी रेटिंग में नरेंद्र मोदी ऊपर है, लेकिन डिलीवरी नहीं है। और लोकल नाराजगी इसके बहुत सारे कारण हैं। लोकल नाराजगियों के बहुत, जैसे पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो किसान का मुद्दा बहुत बड़ा है। अब पीलीभीत में अजय मिश्रा ने कुचल के मार दिया। ये सही है कि वो चुनाव दोबारा जीतेंगे, जीत जाते हैं, लेकिन उसको मंत्री बनाए रखने की जिद और मंत्री बनाए रखना, ये जो भी उस आंदोलन से सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति है उसको अच्छा नहीं लगता। नहीं, लेकिन ये बात तो जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, तब भी आई थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये फर्क पड़ेगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस समय कांग्रेस का अलायंस नहीं था ना, उस समय तो केवल सपा लड़ी, सपा और आरएलडी लड़ी। इस बार आरएलडी चली गई इधर बीजेपी के खेमे में, तो जाट को उन्होंने वापस लाने की कोशिश की है। तो आज जो स्थिति है यूपी में, मैं क्यों 55 सीट अभी भी बहुत है 80 में से, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं सफाया होगा। सफाया तब होगा जब दलित एन ब्लॉक
गठबंधन को वोट कर दे। अच्छा, अब यूपी से आगे बढ़ें, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ये बेल्ट जो है ऊपर जम्मू कश्मीर से तक, और पंजाब, इस रीजन में क्या संभावनाएं दिखती हैं, या आपका देखिए इसमें 46 सीटें हैं, 6 जम्मू कश्मीर, 13 पंजाब, 1 चंडीगढ़, 10 हरियाणा, 7 दिल्ली, 5 उत्तराखंड और 4 हिमाचल। हिमाचल पूरा इनके पास था, उत्तराखंड पूरा इनके पास था, दिल्ली पूरा इनके पास था, हरियाणा पूरा इनके पास था, चंडीगढ़ पूरा इनके पास था। 7 में से 5 राज्य तो पूरे इनके पास थे। पंजाब में ये 13 में से 2 अकाली को 2 और बीजेपी को 2, 4 सीटें थी। और जम्मू कश्मीर में 6 में से 3। तो आज भी जम्मू कश्मीर में 6 में से 3 से ज्यादा नहीं आएंगी, क्योंकि वो 3 सीटें घाटी की है, जो वो मानते भी नहीं कि हमको मिलेगी। तो जो उधमपुर, ये लद्दाख की सीट, लद्दाख भी खतरे में है, और जम्मू की सीट, ये 3 सीटें ये शायद जीत जाए। पंजाब में स्थिति खराब है। पंजाब में इनका अकाली से अलायंस नहीं है। अकाली ने इसलिए अलायंस नहीं किया क्योंकि जो किसान मूवमेंट हुआ उसी समय तो उनका अलायंस टूटा था, तो उसके कारण नहीं है। तो अकेले दम पर बीजेपी पंजाब में 1 सीट जीत जाए, प्रणीत कौर जीत जाए पटियाला से, या गुरदासपुर बचा लें, तो बहुत है। तो वहां दो थी। ये अलग बात है कि अगर अकाली कोई सीट जीतता है तो बाद में समर्थन इनको करेगा, वो अलग मामला है। लेकिन आज की डेट में वहां एनडीए की, बीजेपी की 1 सीट ही आती है पंजाब में। हाँ, हिमाचल में 4 में से 4 नहीं आएगी। मंडी ये हार सकते हैं, विक्रमादित्य अच्छे से लड़ रहे हैं। 1 कांगड़ा में अग्निवीर स्कीम का बहुत विरोध था, इसलिए विधानसभा में कांगड़ा में 15 सीट है जिले में, 11 सीट बीजेपी हारी, जबकि वो पूरा बेल्ट जीत के आए थे उसके पहले। आनंद शर्मा लड़ रहे हैं वहां से, बहुत इनफाइटिंग है बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस 2 सीट तो कम से कम वहां फाइट में है, 1 सीट जीत सकती है। तो वहां 1 सीट अब कम होगी, ये मानिए। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और तीसरी सीट नैनीताल, ये 3 सीटों पे टक्कर है, बाकी 2 क्लियर बीजेपी की है। तो अगर आप लॉ ऑफ एवरेज से जाएंगे और एक पौड़ी गढ़वाल भी हारते हैं तो 1 सीट यहां कम होती है। सबसे ज्यादा चिंताजनक जो है बीजेपी के लिए वो है हरियाणा। हरियाणा में पिछले बार ये सरकार खट्टर की बचाए दुष्यंत चौटाला को अलग लड़ा के, दुष्यंत चौटाला ने जाट वोटों को काटा, 10 सीटें जीती और वही बाद में इनको समर्थन दिया। आज दुष्यंत चौटाला का कार्ड एक्सपोज है। अब जाट ये गलती नहीं करने वाला है कि दुष्यंत चौटाला जहां खुद लड़ रहे हैं उसको दे सकता है, कांग्रेस को ही वोट करेगा, क्योंकि बीजेपी की राजनीति वहां नॉन जाट है। दलित बड़ी संख्या में है वहां, और दलित में जो फैक्टर, वो मैंने कहा संविधान का जो मुद्दा है, और इन जनरल भी दलित को जो मुद्दा है, उसको ये लगता है कि बीजेपी अपर कास्ट और कुछ ओबीसीज इनकी पार्टी है। तो हरियाणा इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। हरियाणा में तो ये 4 सीट बचा ले 10 में से, पिछली बार तो पूरी 10 की 10, पूरी 10, 4 सीट बचा ले तो बहुत है। दिल्ली में आप और कांग्रेस का अलायंस है, कागज में तो ये मजबूत दिखते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इन्होंने टिकट चेंज किए हैं, केवल मनोज तिवारी लड़ रहे हैं, बाकी सब कैंडिडेट नए हैं। फिर भी 1-2 सीट मैं मानता हूं कि गठबंधन आप और कांग्रेस को 2 सीटें वहां आएंगी। तो 46 में से 32 सीट करीब ये पिछले बार जीते थे। 3, 4, 7, 10, 17, 7, 24, 36, 32 + 4 गठबंधन मिला के आज की डेट में सीट घटेगी। तो आप दिल्ली से 2 घटती है, राजस्थान व हरियाणा से 6 घटती है, 6, 2, 8, पंजाब से 1 घटती है, 9, एक जगह से 10-11 सीट घट रही है।
तो आप ये सोचिए इसकी भरपाई कहाँ। तो यूपी में अगर 7-8 घट रही है, बिहार में अगर 12-13 घट रही है, और दिल्ली में अगर 10-12 घट रही है, बड़े नॉर्थ में पूरे 46 में, तो ये भरपाई अब कहाँ होगी? क्योंकि राजस्थान तो आप 25 पे 25 थे, मध्य प्रदेश 28 थे, गुजरात 26 पे 26 थे, महाराष्ट्र 48 पे 41 थे, तो अब कहाँ भरपाई होगी? नहीं, तो इन राज्यों का इक्वेशन क्या है? ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब हम धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहे हैं चर्चा करते करते कि 303 की टैली बीजेपी को बचाए रखना मुश्किल है। जहां तक अब इन राज्यों में आए, तो इन राज्यों में राजस्थान ले लीजिए, बेनीवाल इनके साथ लड़े थे, जाट, वो अलग लड़ रहे हैं, जाट पे नाराजगी के स्पष्ट कारण है। पुरुषोत्तम रूपाला की जो कंट्रोवर्सी हुई है गुजरात में, कि पुरुषोत्तम रूपाला ने राजपूत, जिनको वहां दरबार कहते हैं, उनके बारे में कुछ बहुत सी आपत्तिजनक बातें कही, और बीजेपी ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है कि दरबार के खिलाफ रह के भी हम लड़ेंगे। एक समय 2007 में उन्होंने ये रिस्क लिया था कि केशुभाई पटेल और उनकी लॉबी के विरोध में हम रहेंगे और लड़ेंगे, और जीत के आए थे। आज ये फिर वही चीज कर रहे हैं कि हम दरबार को विरोध करेंगे और लड़ेंगे। लेकिन सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात, अहमदाबाद नहीं कह रहा हूं मैं, दक्षिण गुजरात नहीं कह रहा हूं, मध्य गुजरात नहीं कह रहा हूं, सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात में ये दरबार जो है ये सीटें हराने में सक्षम है। अब ये 4 हरा पाते हैं कि 6 हरा पाते हैं कि 3 हरा पाते हैं, लेकिन 26 की 26 वहां भी मेंटेन करने में इस बार बीजेपी को चमत्कार ही करना पड़ेगा। तो जो पुरुषोत्तम रूपाला का जो मामला है, उसके कारण जो राजपूतों में नाराजगी है, वो नाराजगी गुजरात से बाहर चली गई है, और राजस्थान में तो खासकर उसका असर है। राजस्थान में जाट की नाराजगी का असर अलग है। राजस्थान में एक और फैक्टर है कि भजन लाल शर्मा जो प्रदेश महामंत्री थे, अरे मध्य प्रदेश में तो फिर भी मोहन यादव कैबिनेट मिनिस्टर थे, छत्तीसगढ़ में तो विष्णुदेव साहब स्थापित नेता थे और केंद्रीय मंत्री रहे, कई समय से सांसद विधायक बनते रहे। भजन लाल शर्मा पहली बार के विधायक और पार्टी के जस्ट महामंत्री, और एकदम से सीएम बनाए गए। तो वहां ना केवल वसुंधरा, बाकी सारे नेता भी ताकत लगाते हुए दिख नहीं रहे। और राजस्थान का जो कैरेक्टर है वो ऐसा है कि 2009 में वहां 20 सीटें कांग्रेस जीत गई थी। 2009 में 25 में से 20 जीत गई थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जरूर पूरी तरह बीजेपी के फेवर में चल रहे हैं लगातार। राजस्थान ने बीच में ट्रेन चेंज कर लिया था। तो राजस्थान में मैं 7 से 8 सीटों का नुकसान स्पष्ट देख रहा हूँ। बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तब भी 18 सीट से ज़्यादा नहीं आएगी। तो ये एक और स्टेट है जो नुकसान में जा रही है। आप नीचे आइए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 शिवराज सिंह चौहान खुद लड़ रहे हैं, और जो वसुंधरा की मनस्थिति है वही मनस्थिति उनकी है। कैलाश विजयवर्गीय 2013 में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, और दिल्ली की राजनीति में गए ये सोच के कि दिल्ली के नज़दीक होने पर एक दिन शिवराज के विकल्प के रूप में वापस आएंगे। वो वापस तो भेजे गए, और क्या बने? फिर से कैबिनेट मंत्री। किसके सामने? उस मोहन यादव के सामने जो 2013 में विधायक नहीं था और उनके घर के सामने टिकट लेने के लिए खड़े रहता था। तो ये कितना भी संगठन सर्वोपरि, देश सबसे आगे हम बोलते रहें, लेकिन जो ह्यूमन नेचर है वो प्ले करता है। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र के कृषि मंत्री, आज राज्य पे आके मंत्री बने हुए हैं। तो ये सारे फैक्टर ये बताते हैं कि ये छत्रप जो है अपने तरफ से कोई मेहनत नहीं करने वाले। कांग्रेस 7-8 सीटों पर अच्छे से लड़ रही है। मंडला की सीट अच्छे से लड़ रही है, सतना की सीट अच्छे से लड़ रही है, राजगढ़ की सीट अच्छे से लड़ रही है, छिंदवाड़ा तो लड़ ही रही है अच्छे से। तो ये जो अच्छे से लड़ने वाली सीटें हैं, 9 सीटें हमने मान ले,
तो 9 में से अगर वो 5 भी हारती है, वहां भी तो बीजेपी को नुकसान है। ठीक। तो बढ़ोतरी यहां भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 थे। छत्तीसगढ़ में जरूर यह है कि आदिवासी सीएम बनने के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ में खासकर आदिवासियों का एक हिस्सा, और वो भी कंवर विशेष रूप से, बीजेपी की तरफ मूव हुआ है, ऐसा लगता है। आप देखे होंगे कि सरगुजा में, रायगढ़ में, कोरबा में बम्पर वोटिंग हुई है, पिछले बार से 10% ज्यादा। विधानसभा चुनाव की जैसी वोटिंग हुई है। तो मुझे लगता है ये उसका असर है। फिर भी राजनांदगांव, महासमुंद, जांजगीर, बिलासपुर और कांकेर, ये 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी चिंतित है। तो बीजेपी अगर बचा लेती है तो 9 जीतेगी, बढ़ेगी तो 10 होगा, घटेगी तो 8 हो जाएगा। माने 1-2 ही सीट तो इधर उधर है, और नुकसान हुआ तो यहां भी नुकसान है। फिर तो ये भी आप निकाल दीजिए कि इससे जो नुकसान अभी तक हम देख रहे हैं वो अंतर आ रहा है। महाराष्ट्र एक, गुजरात पहले आ जाए। हाँ, गुजरात 26 में से विशेष रूप से जो राजपूत लोगों की नाराजगी है, आप और कांग्रेस का अलग अलग लड़ने के कारण ये 150 सीट जीते थे। आप इसको 150 कभी मत मानिएगा। बीजेपी कांग्रेस और आपके अलग अलग लड़ने के कारण जीती थी। आपने 13% वोट पाया विधानसभा में, उसके कारण कांग्रेस की टैली 27 पे आ गई। बीजेपी चाहे सरकार में भली बनी रहे, कांग्रेस हमेशा से वहां लगभग 70 सीटों की पार्टी थी। बीजेपी 110-120 जीतती है, लेकिन 70 सीट कांग्रेस। तो कांग्रेस अभी भी वहां उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में ये दरबार लोगों के विरोध के कारण और बाकी जो असर है, मामले हैं, उनके कारण 4-5 सीटें वहां भी डैमेज करने की स्थिति में है। तो बच गया केवल महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे जादूगर वाला चुनाव है। कोई नहीं कह पा रहा है कि कौन सी शिवसेना असली है। वो एक, ये चुनाव तो दरअसल इसी का निर्धारण करने के लिए है, हाँ, कि शिवसेना और एनसीपी में कौन असली कौन है, यही निर्धारण होगा। जहां तक बीजेपी कांग्रेस का कंपैरिजन करेंगे तो बीजेपी विदर्भ में मजबूत है, मराठवाड़ा में मजबूत है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र और बॉम्बे में बीजेपी मजबूत नहीं है। वो शिवसेना का बेल्ट पूरा, वो शिवसेना के भरोसे है। इसीलिए उन्होंने मजबूरी में एकनाथ शिंदे को सीएम स्वीकार किया। अब झगड़ा क्या था? झगड़ा यह था, उद्धव ठाकरे का कहना था कि सेना का सीएम होना चाहिए। तो जब सेना का ही सीएम बनाना था तो उद्धव को क्यों नहीं बना लिया? और शिवसेना कहीं ना कहीं, खुद शिंदे भी कहते हैं, ठाकरे परिवार की ही पार्टी है। तो वो कुछ तो असर डालेंगे उद्धव ठाकरे। कांग्रेस हर जगह थोड़ा बहुत असर है। उसको एक बड़ा लाभ हुआ है संविधान वाले मुद्दे का, नागपुर यही है। फिर शरद पवार पूरे ताकत से मदद कर रहे हैं। तो अगर बीजेपी 41 एनडीए था, 23 बीजेपी, 18 शिवसेना, कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी मोदी के नाम पे, 30 से आगे एनडीए नहीं बढ़ पाएगी। बीजेपी की अपनी सीटें, मैं समझता हूं 26 लड़ रहे हैं, 15 आ जाए बहुत है, 15-16, और बाकी दोनों पार्टी की मिला के 5-5 सीटें आ गई है, एनसीपी की उसकी आ गई तो 25 से ज्यादा एनडीए की टैली वहां कहां बढ़ रही है? 28 हो जाएगी। नुकसान तो है ना तय। तो अब ओवरऑल जब हम देखते हैं तो आप थोड़ा करके हर जगह नेगेटिव ट्रेंड ही है। कुल कितना नुकसान आपको लगता है? और अब यहां पर इंडिया और एनडीए, यहां पर छत्तीसगढ़ के चुनाव को याद कर लीजिए, 2000 अभी का चुनाव के विधानसभा चुनाव का। भूपेश बघेल से लेके हर व्यक्ति पर्सनल बातचीत में कुछ सीटों का नुकसान होगा। वो बोलते जरूर 75 पार थे, 71 है, कुछ का होगा, कम से कम 65 तो आएगी।
68 तो आएगी, 60 तो आएगी, फिर सारे ओपिनियन पोल और सारे एग्जिट पोल, सरकार तो बनेगी ही। मैं मजाक मजाक में कई बार कहता हूं कि जब स्लाइड होता है तो ये कहना कठिन है कि कहां जाके रुकेगा। तो इस चुनाव में जो मैं देख रहा हूं लोकसभा में कि अगर हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि हर जगह सीटें घट रही हैं और जो इंक्रीज वाली स्टेट है वो बहुत मार्जिनल है, ईस्ट का एरिया या साउथ का, साउथ तो है ही नहीं, ईस्ट के एरिया में मार्जिनल इंक्रीज है, तो ये खतरे की घंटी है। और एक जो मैंने लगभग कैलकुलेशन किया है उसके हिसाब से बीजेपी मुझे अपने दम पर 250 से ज़्यादा सीटें लाती नहीं दिखती। और उसके मुकाबले जो इंडिया गठबंधन है, हाँ, उसकी क्या स्थिति देखिए, कांग्रेस 90 से 100 सीटें पाने की स्थिति में आ रही है। जब बीजेपी हारेगी, और बहुत से, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर 300 से 350 सीटें कम से कम 25 साल से पा रहे हैं। 98 में जब बीजेपी 182 थी तो कांग्रेस 140 थी, 332। फिर बीजेपी 188 पाई, कांग्रेस 116। फिर दोनों पार्टी मिलके 140 आई 2004 में। फिर एक पार्टी 206 आई, दूसरी पार्टी 110 आई। फिर 2014 में एक पार्टी 272 आई, 82 आई, तो वो घट के सीधा कहाँ आई, 44 पे। और 19 में 303 और 52, तो 280 से 350 के बीच की सीटें इनमें बट रही हैं। तो जाहिर है कि इनकी अगर 50-60 सीट घटेगी बीजेपी की, तो मेजर गेनर कौन होगा, कांग्रेस होगी। राजस्थान में घटेगी तो कांग्रेस, मध्य प्रदेश में घटेगी तो कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में घटेगी तो कांग्रेस, हरियाणा में घटेगी तो कांग्रेस। तो कांग्रेस 80 सीट 90 सीट पाने की स्थिति में दिख रही है। पहली चीज, 100 शायद अभी भी टच ना कर पाए। 100 टच करने के बाद तो फिर मैं मानता हूं कि बीजेपी 225 रह जाएगी। कांग्रेस का 100 पाना इक्वली प्रोपोर्शनेट टू बीजेपी 225 है। दोनों की मिला के अभी भी आपका मानना है कि 300 सीट आने वाली है, दोनों मिला के, ये बिल्कुल तय है। तो इस संभावना से आप बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि वैकल्पिक सरकार बनेगी। लेकिन ये मुझे जो ज्यादा संभावना लगती है वो ये लगती है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी, लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं रहेगा। आपके इस दावे से जुड़े मेरी नज़रिए से कुछ सवाल या निशान है, कुछ सवाल हैं। 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं और मैं चाहता हूं कि संक्षिप्त में ही उस पर बात हो। एक बात तो ये है कि कांग्रेस अगर बढ़ रही है, ऐसा अपन मानते हैं, तो करीब आप देख लीजिए जिस क्षेत्र में 2019 में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला था, इस बार भी करीब वही मुकाबला है। और सिर्फ अगर ये बात कही जाती है कि इंडिया गठबंधन बढ़ा, इसके कारण से उसमें मजबूती आई है, ये अगर कारण मानते हैं हम, तो ये पिछले बार भी वही स्थिति थी, वो सीधे मुकाबले में ही थे। कांग्रेस भाजपा परंपरागत हैं जिन क्षेत्रों में, फिर कैसे बढ़ेगी कांग्रेस, या कांग्रेस मजबूत कैसे हुई है, इसका आधार क्या होगा? देखिए, ये जो बात है ना, पहला चीज तो ये है कि एक इंडिया गठबंधन जब आप बोलते हैं तब आप एक वैकल्पिक सरकार की बात करते हैं। अकेले कांग्रेस सरकार बना पाएगी ये किसी को हजम नहीं होता है। पिछले बार कोई गठबंधन इस तरीके का था नहीं, जो थे वो राज्यों में अलग अलग थे, तो लोगों को मोदी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता ये लगता था। अभी भी मोदी के सामने कोई व्यक्ति जरूर नहीं है, लेकिन मोदी के सामने इंडिया गठबंधन है। तो गठबंधन से कोई पीएम बनेगा या गठबंधन की सरकार बन सकती है, ये एक फैक्टर है। एक फैक्टर तो ये काम कर रहा है कि एक वैकल्पिक सरकार, एक वैकल्पिक विजन, एक वैकल्पिक प्रोग्राम और एक वैकल्पिक वादे कि इन्होंने ये नहीं किया, हम ये करेंगे, ये आप सामने रख पा रहे हैं गठबंधन के नाम पे। दूसरी चीज ये है कि इस बार जो यूनिफाइंग फैक्टर है, जो बोलते हैं ना संविधान वाला जो मामला है,
क्या हुआ कि बीजेपी, कई बार होता है ना कि एक अंग्रेजी में कहावत है, नेवर बाइट मोर देन यू कैन च्यू। उतना मत बड़ा ग्रास वो लीजिए जो आप खा ना सके, निवाला छोटा। हाँ, निवाला उतना बड़ा मत खाइए जो आप निगल ना सके। बीजेपी ने जो ये बोलना शुरू किया कि 400 सीट संविधान बदलेंगे, समान नागरिक संहिता। देखिए, राम मंदिर का मूवमेंट था, राम मंदिर गांव-गांव पहुंचा हुआ था। कश्मीर का मूवमेंट था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये गांव-गांव में पहुंचा हुआ स्लोगन था। उससे लोग रिलेट करते हैं। समान नागरिक संहिता के लिए वैसा कोई मूवमेंट कभी भी आरएसएस ने नहीं चलाया। और क्यों नहीं चलाया? क्योंकि समान नागरिक संहिता दोधारी तलवार है। वो केवल माइनॉरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली है, उससे बहुत सारे ऐसे भी कानून बदलेंगे जो हिंदू को भी बुरे लग सकते हैं, जो हिंदू की कई जातियों को बुरे लग सकते हैं, जो आदिवासी जो रीति रिवाज हैं उनके खिलाफ जा सकते हैं। तो समान नागरिक संहिता कहना आसान है, और उसके लिए हमको 3/4 बहुमत चाहिए और हम संविधान बदलेंगे। ये जो पूरा था, और वन नेशन वन पोल, मैंने बीच में 2 जगह सर्वे किया। प्रधानमंत्री के लिए 70% लोग मोदी को पसंद कर रहे थे, छत्तीसगढ़ की 2 जगहों पर। लेकिन एक सवाल मैंने पूछा, क्या पूरा शक्ति एक व्यक्ति और एक पार्टी में होना लोकतंत्र के और जनता के हित में है? वही लोग जो मोदी को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें 80% लोग बोले कि ये सही नहीं है। तो जनता इस बात को देख रही है कि एक ही पार्टी, ये जितना बार बार वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन लीडर, ये जितना ये केंद्रीकृत करते जा रहे हैं, उससे उनका भी सपोर्टर भयभीत है। लेकिन आपके उस कैलकुलेशन में जो चुनाव के नतीजे की तरफ इशारा कर रहा है, और दूसरा आपने ये जो बात अभी बताई सेंट्रलाइज पॉलिटिक्स ने जो पावर, इसके बावजूद ये चुनाव इस मामले में ये मानने में तो शायद कोई भी इनकार नहीं करेगा कि मोदी वर्सेस आल, या ये कहा जाए कि मोदी फिर रिपीट होंगे नहीं, मतलब मोदी केंद्र में इस चुनाव के रहे हैं। उस स्थिति में क्या जो इंडिया गठबंधन या जो अपोजिशन है वो कोई ऐसा चेहरा सामने ला सका है जो उनको रिप्लेस कर सके लोगों के बीच? क्योंकि सवाल ये है कि आखिर वो एक प्रधानमंत्री के रूप में कोई दूसरा विकल्प तो पेश कोई नहीं कर सका, ये चीज़ तो स्पष्ट दिखती। यही तो कमी है एक। अगर ये कमी नहीं होती इस माहौल में, तो आप ये मान के चलिए कि मैं गारंटी से कहता कि बीजेपी की सीटें 150 नहीं आएंगी। अगर मोदी के सामने एक रिस्पेक्टेबल अपोजिशन फेस और एक्सेप्टेबल, रिस्पेक्टेबल एंड एक्सेप्टेबल फेस अगर होता, तो बीजेपी की सीटें 150 भी नहीं आती। यही एक कमी है जिसके कारण अभी भी ये जहाज, नरेंद्र मोदी का जहाज अभी भी तैर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि किनारे पहुंच जाएगा। एक बात और, आपके पूरे कैलकुलेशन में ये जो राज्यवार हम जब बात करते हैं तो हमारा फोकस ज़्यादातर उस राज्य की राजनीति के ऊपर अधिक होता है, और जो केंद्र की राजनीति है, जैसे हम छत्तीसगढ़ पर बैठे या मध्य प्रदेश में बैठे, बंगाल में बैठे, उड़ीसा में बैठे, तमिलनाडु कहीं भी बैठ के बात करें, तो वहाँ की जो स्थानीय जो विधानसभा की राजनीति है और लोकसभा की राजनीति है, हमने देखा है चुनाव के नतीजों में कि इसमें फर्क आता है। तो क्या वो दोनों टकराहट नहीं हो रही कि हम विधानसभा के नहीं, ये चुनाव, मैं जब आपको कारण बता रहा हूं तब राज्य के कारण बता रहा हूं, लेकिन जब मैं सीटें बताता हूं तब मैं इस बात को ध्यान में रखता हूं कि 5 से 10% वोट चुनाव केंद्र का हो रहा है और मोदी के सामने विकल्प नहीं है, ये सोच के वोट करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बंगाल में शायद सीटें बढ़ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खराब स्थिति होने के बाद भी, जैसे लाखों की भीड़ आ रही है यूपी में, ईस्ट यूपी में खासकर, तो ऐसा नहीं है कि ईस्ट यूपी की सारी सीटें गठबंधन जीत जाएगा। अभी भी मोदी के नाम पर सीटें बीजेपी जीतेगी। तो वो जो फैक्टर है वो तो रहेगा और वो काम कर रहा है, और वही एक कारण है जो मैं बोल रहा हूं फिर से कि जिसके कारण बीजेपी अभी भी रेस में है। और एक चीज़ जो है
कांग्रेस अगर आगे बढ़ रही है, आपने कहा कि उसने कुछ प्रोग्राम दिए, हम विकल्प के तौर पे ये करेंगे, 5 गारंटी उनकी बड़ी चर्चित है, 25 गारंटी इसकी भी बात हो रही थी। उसमें जो प्रमुख बातें हैं, किसानों के लिए कहा, महिलाओं के लिए कहा, युवाओं के लिए कहा, बेरोजगारों के लिए कहा, लेकिन ये बात वो ग्रास रूट लेवल तक एक वोटर के पास तक कितनी पहुंच पाई? पार्शली पहुंची है, आंशिक रूप से बिल्कुल पहुंची है। ये आप मान के चलिए कि हर व्यक्ति उनकी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। जैसे महिला को 1 लाख रुपए देना, ये बहुत बड़ी रकम है, ठीक, गले नहीं उतर पाती लोगों। हाँ, 8,500 रुपए हर महीने देना, ये गले नहीं उतरती। लेकिन अग्निवीर को बंद करेंगे, ये उतरता है कि हाँ अग्निवीर, तो क्योंकि वो स्कीम पहले थी ही नहीं, इनफैक्ट अग्निवीर बाद लाई गई। तो आप पुराने सिस्टम पे जाएंगे जो कि प्रूवन सिस्टम है, तो वो बात गले उतरती है। युवाओं में एक बहुत बड़ा जो डिसइंचेंटमेंट है मोदी सरकार से, वो यही है कि जो रोजगार का सपना इन्होंने दिखाया था, हर साल 1.5 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, वो तो कहीं नहीं हुआ। और खराब बात यह है कि केंद्र की परीक्षाओं के पेपर आउट होते हैं, भर्ती नहीं हो रही। लगातार आप रवीश कुमार की सीरीज देखिए, रवीश कुमार ने परीक्षा पे लंबे सीरीज की, और 3-3 साल हो गए परीक्षा हुए। मेरे ही एक परिचित है यहाँ पे बिलासपुर में, फ्रेंड है मेरी, वो 3 परीक्षा दे के बैठी हुई हैं, किसी का रिजल्ट नहीं आया, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। तो आप वैकेंसी निकाल के भरेंगे नहीं तो आपसे लोग नाराज होंगे ना। तो वो उस एक बड़ा कारण है रोजगार जो मामला है। महंगाई तो लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस आएगी तब भी कम नहीं कर पाएगी, लेकिन रोजगार के मामले में मोदी सरकार की निगेटिव इमेज बनी है। जैसे छत्तीसगढ़ हारने का एक बहुत बड़ा कारण ये पीएससी वाला मामला हुआ, आखिरी समय में जो पीएससी वाला मामला हुआ। और इंटरेस्टिंग ये है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार का कारण बोल रहे हैं। हाँ। मैं बचाव नहीं कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग ये है, एक भी बड़े नेता का रिश्तेदार भर्ती नहीं हुआ, सारे अधिकारियों के बच्चे थे जिनके ऊपर आरोप लगे, लेकिन वो मुद्दा काम कर, वो मुद्दा चिपक गया कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस ने डिफेंड भी नहीं किया। तो परीक्षा में जो घोटाला है ये बहुत महंगा पड़ता है। सुदीप भाई, अब बातचीत को अंतिम चरण की ओर ले जाते हैं, तो एक सवाल और है मुझे मेरे दिमाग में। एक तो यह एक छोटा सा जवाब चाहूँगा, फ्लोटिंग वोटर एक होता है, उस फ्लोटिंग वोटर का किन मुद्दों से प्रभावित होता है और उसमें भाजपा कितनी सफल होती दिख रही है और इंडिया गठबंधन कितना सफल दिखता है? देखिए, पिछले 2 बार से तो फ्लोटिंग वोटर पूरा बीजेपी की तरफ गया, पूरा का पूरा। इस बार क्यों नहीं जाएगा? हाँ, इस बार वही मैंने कहा कि इस बार जो नैरेटिव में का जो नैरेटिव का वॉर है, उसमें कांग्रेस ने खासकर, उसमें इंडिया गठबंधन का रोल नहीं है, कांग्रेस ने खासकर जबरदस्त टक्कर दी है बीजेपी को। बीजेपी की कोई कहानी सोशल मीडिया में आती है, उसके पहले उससे एक आक्रामक कहानी कांग्रेस की या मोदी को ना पसंद करने वाली की सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे मौजूद है। अब 2014 में जितने लोग मनमोहन सिंह सरकार के करप्शन से नाराज थे, वो सब बिना मोदी के कहे मोदी का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि वो कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। वही स्थिति 10 साल बाद साइकिल घूम के आया है कि ध्रुव राठी जैसे लोग और बहुत सारे लोग, वो कांग्रेस उनको कहे या ना कहे, वो इससे त्रस्त है तो उसका प्रचार कर रहे हैं। तो ये बस इसी से जुड़ा मेरा अंतिम सवाल है। आपने जो भी कैलकुलेशन सामने रखा, जो नतीजे की ओर आप इशारा कर रहे हैं, आपने ज़्यादातर उस हिस्से में जहां बीजेपी ने पिछले बार बहुत अधिक सीटें पाई थी, आपने सब जगह इस अनुमान लगाया है कि वहां सीटें कम होंगी। तो उसमें ये जो लगातार, जैसे पिछले बार अपन कहें कि 5 साल हुए थे तो लोगों को लेकर लगा कि एक बार मोदी सरकार को 5 साल और दिया जाना चाहिए, अब 10 साल हो चुके हैं, इसका कितना असर होगा? देखिए, ये ना मैं घटना बताऊंगा आपको। पिछले बार मैं मोहनलालगंज लखनऊ के बाहर एक सीट पे घूम रहा था, वहाँ कुछ लोगों से मेरी बात हुई और फिर मैं घूमते घूमते रायबरेली तक, पूरा यूपी में घूम रहा था। दिल्ली गया, मई फर्स्ट वीक की बात है। प्रशांत भूषण जी से मेरी मुलाकात हुई और प्रशांत भूषण जी ने मेरे से पूछा, क्या लगता है कौन जीत रहा है?
तो मैंने बोला, मैंने कहा कि बहुत सिर्फ छोटी सी चीज़ काम कर रही है। बोले क्या? बोले 5 साल दिए हैं मोदी को, मनमोहन को 10 दिए थे तो इसको भी 10 देंगे। बोले ऐसे थोड़ी होता है, ये ऐसे थोड़ी चुनाव डिसाइड होता है। मैं कहा मेरा तो अपना अनुभव और सारी जान समझ ये कह रही है कि केवल यही चीज काम कर रही है कि मनमोहन को 10 दिए थे तो इसको भी 10 देंगे, और 5 साल में अभी पर्याप्त समय नहीं हुआ है। मैं कहा बाकी चीजें सब गौण हैं, और आप देखना यूपी में 60 सीट के लगभग आएगी। बोले गठबंधन है। मैं कहा तब भी, उस समय तो गठबंधन का हल्ला बहुत था। मेरा इंटरव्यू, मेरी यही बात, सिद्धार्थ जरावी जी हैं, बड़े पत्रकार हैं, BTVI उस समय चलाते थे, अभी इंडिया टुडे ग्रुप में हैं। उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा कि तुरंत तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे, और BTVI ने सवेरे सवेरे, बिजनेस चैनल है, इंटरव्यू रिकॉर्ड किया और चलाया, और फिर बाद में बताया कि कुछ शेयर मार्केट भी बढ़ा के इतनी सीटें आ रही हैं, 60 सीटें यूपी में। वो इंटरव्यू अभी भी नेट पे मौजूद है मेरा। बोलते बोलते मैं घबरा गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं फंस जाऊंगा, तो मैंने इंटरव्यू में 60 के जगह 50 बोला और 60 तक बोला, जबकि दिख रहा था 60। देश के चुनाव में ये जो 10 साल का पीरियड है, ये 10 साल का पीरियड, या इसको 2 बार मौका, इस तरीके से आप देखिए। 80 के चुनाव में कांग्रेस को मिला मौका, 85 के चुनाव में कांग्रेस को मिला, 90 में साफ हो गई। फिर 90 के बाद 91, 96 तो बहुत संक्रमण काल था। 98 में अटल जी को क्लियर जनादेश मिला, 1 सीट सी सरकार गिरी, 1.5 साल चली। अगला जनादेश फिर मिला 30 सीट ज्यादा का, और सरकार 5 साल चली। सरकार उन्होंने 6.5 साल चलाई, लेकिन जनादेश उनको 2 बार मिला। फिर कांग्रेस को 2 बार मिला, 2 बार जनादेश मिला, और फिर मोदी को 2 बार मिला। तो ये जो 10 साल का पीरियड है ना, ये इंडियन वोटर के साइकी में के पर्याप्त टाइम दे दिया। अब मैं गुण दोष पे बात करूंगा। ये सोचने पर इंडियन वोटर बहुत चला जाता है, तो इसलिए 10 साल के बाद चुनाव जो है खतरनाक है, और वो मुझे दिखाई भी दे रहा है। सुदीप जी, हमने बातचीत शुरू की थी तो इस सवाल से शुरू किया था कि लोकसभा के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया करीब पूरी होने के बाद अब यही सवाल है कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हमारी इस बातचीत में शायद इस सवाल का जवाब हमारे दर्शकों को भी मिल पाया होगा, और ये बातचीत से उनके दिमाग में जो उठ रहे सवालों का भी शायद जवाब मिला होगा। आपने सियासी तर्कस के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।